हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडुशाखा। आज की इस क्लास में पढ़ने वाले हैं क्लास 10 बायोलॉजी का चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इस चैप्टर में मैंने पहले से ही 2 वीडियो बनाया हुआ है जिसमें हमने डिस्कस किया है एनिमल में किस तरीके से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है, किस तरीके से एनिमल्स के अलग अलग बॉडी पार्ट्स मिलकर उसको किसी भी बाहरी स्टिमुलस के प्रति रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं। कोई भी बाहरी बदलाव हुआ तो उसके प्रति वो किस तरीके से रिस्पॉन्स देता है। तो एनिमल्स में मुख्य रूप से उसका नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी बाहरी बदलाव के प्रति रिस्पॉन्स देने के लिए। आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं प्लांट्स में किस तरीके से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है। क्या प्लांट्स कोई भी जो बाहरी बदलाव हुआ जो स्टिमुलस है, क्या प्लांट उसके प्रति रिस्पॉन्स देता है? तो इसका जवाब है हाँ, प्लांट जो होते हैं ये किसी बाहरी बदलाव के प्रति जो है रिस्पॉन्स देते हैं। जैसे कि छुई मुई टच मी नॉट का जो पौधा होता है, टच मी नॉट की बात करें तो इसके जो पत्ते होते हैं वो फूले हुए रहते हैं इस तरीके से, और जैसे उसको कोई टच करेगा तो क्या होगा, वो अंदर की तरफ मुड़ जाते हैं। तो टच मी नॉट में क्या हो रहा है, छुई मुई का जो पौधा होता है जैसे उसके पत्तों को छुआ जाता है उसके पत्ते जो फोल्ड हो जाते हैं। तो ये क्या है, टच स्टिमुलस हो गया और वो रिस्पॉन्स दे रहा है अपने पत्तों को मोड़कर। सूरजमुखी जो होता है, सनफ्लावर का जो फ्लावर होता है वो ज्यादातर सन की तरफ ही फेस किए हुए रहता है। तो वहां पे स्टिमुलस क्या है, सनलाइट स्टिमुलस है, और रिस्पांस क्या है, प्लांट जो है उसकी तरफ रिस्पांस दे रहा है। जो क्लाइंबर्स वगैरह होते हैं या फिर कुछ प्लांट्स जिसमें टेंड्रिल्स होता है, टेंड्रिल्स क्या होता है कि किसी सपोर्ट के पास आया तो उसके चारों तरफ मुड़ जाएगा। तो मेनली क्लाइंबर्स वगैरह में, तो क्लाइंबर्स क्या होता है, जैसे ही सपोर्ट में आया उसके पास आके वो मुड़ने लगता है उसके चारों तरफ। तो वहां पर क्या है, जो टच है, कांटेक्ट है, वो स्टिमुलस हो गया और रिस्पांस क्या है कि उसके ऊपर जो है वो लमड़ रहा है, ग्रोथ कर रहा है। तो ये चीज है। तो प्लांट जो होते हैं ये भी किसी स्टिमुलस, कोई भी बाहरी बदलाव के प्रति रिस्पॉन्स देते हैं। लेकिन हाँ, प्लांट में कोई नर्वस सिस्टम नहीं है, प्लांट में कोई मसल्स नहीं है, तो ये मेनली मसल्स और नर्वस ये सब मदद नहीं करता है उसको रिस्पॉन्स देने में। तो फिर प्लांट रिस्पॉन्स देता कैसे है? तो प्लांट की बात करें तो प्लांट में मेनली जो है वाटर के मूवमेंट के द्वारा जो है रिस्पॉन्स जनरेट किया जाता है। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हो गया जैसे कि टच मी नॉट है, तो टच मी नॉट का जो पत्ता होता है ना, इसके शुरुआत में एक स्वेलन पार्ट होता है जिसको मेनली कहा जाता है पल्विनस। शुरू में जो है एक फुला हुआ पार्ट है, स्ट्रक्चर, जिसको पल्विनस कहते हैं, और इस पल्विनस में रहता है पानी। तो जैसे ही कोई व्यक्ति इसको छूता है तो पल्विनस जो है, जो सेल है, वो वाटर लॉस कर देता है, सेल से पानी बाहर आ गया, और जिसकी वजह से क्या होगा, जो पत्ता है वो अंदर की तरफ मुड़ जाता है। जब वाटर रहेगा तो उसको इन्फ्लेट रखेगा, उसको पूरा जो है बोल सकते हो फ्लैट रख रहा है, लेकिन जैसे ही वाटर लॉस हुआ वो सिकुड़ जाता है और जिसकी वजह से पत्ता जो है वो अंदर की तरफ आ जाता है। तो ये चीज है। तो यहाँ पे वाटर के मूवमेंट के द्वारा जो है कहीं ना कहीं इनके रिस्पॉन्स को कंट्रोल किया जा रहा है। दूसरा चीज, प्लांट्स में जो है कुछ केमिकल सब्सटेंस बनते हैं और ये केमिकल सब्सटेंस जो होते हैं ये भी इनको रिस्पॉन्स दिलवाने में, इनको ग्रोथ में, ये सब में सहयोग करते हैं। ये जो केमिकल सब्सटेंस है इनको प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स कहा जाता है, जो प्लांट के ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं, और एक तरीके से इनको हार्मोन्स भी हम कह सकते हैं। तो ये चीज। तो बात करें, प्लांट जो होता है ये स्टिमुलस के प्रति रिस्पॉन्स देता है, कोई भी बाहरी बदलाव है उसके प्रति जो है वो रिस्पॉन्स देगा। उसके अलावा इसमें कोई नर्वस सिस्टम नहीं है, कोई मसल नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ये ज्यादातर जो रिस्पॉन्स जनरेट कर रहा है किसकी मदद से करता है, इलेक्ट्रिकल केमिकल के द्वारा जो है मेनली ये मैसेज को ट्रांसफर करता है एक जगह से दूसरी जगह केमिकल्स की मदद से। जैसे कि आगे देखोगे आप, ऑक्सिन्स हो गया, जिब्रेलिन्स हो गया, साइटोकाइनिन्स हो गया, तो ये सब जो है केमिकल्स होते हैं जिनकी मदद से ये इसके ग्रोथ, इसका रिस्पॉन्स, इन सब को प्रभावित किया जाता है। उसके अलावा जो है ये अपने शेप को बदलता है पानी के मूवमेंट के द्वारा। अगर सेल के अंदर पानी जाता है तो सेल फूल जाएगा और वो पूरा इन्फ्लेट हो जाएगा। सेल से अगर पानी लॉस होता है तो वो सिकुड़ जाएगा और वो श्रिंक कर जाएगा। तो प्लांट जो होते हैं ये भी रिस्पॉन्स देते हैं, ये भी जो है स्टिमुलस की वजह से मूवमेंट शो करते हैं। अब ये जो रिस्पॉन्स या मूवमेंट है ये 2 तरीके का होता है, एक होता है ट्रॉपिक मूवमेंट और एक होता है नास्टिक मूवमेंट। अब ट्रॉपिक मूवमेंट का मतलब क्या हुआ? ट्रॉपिक मूवमेंट का मतलब ये हुआ कि जो स्टिमुलस है वो इसके रिस्पॉन्स या मूवमेंट को इन्फ्लुएंस करता है, उसकी दिशा में इसका जो मूवमेंट होने लगता है। प्लांट का जो मूवमेंट है वो इन्फ्लुएंस होता है स्टिमुलस की वजह से और ये उसी की दिशा में जो मूव करने लग जाता है। तो इस तरह के मूवमेंट को जो इन्फ्लुएंस होता है स्टिमुलस से उसको कहते हैं हम लोग जो है ट्रॉपिक मूवमेंट। तो ये डायरेक्शनल मूवमेंट होता है जो इन्फ्लुएंस होता है स्टिमुलस के द्वारा। दूसरा नास्टिक मूवमेंट। नास्टिक मूवमेंट क्या हुआ? तो नास्टिक मूवमेंट का मतलब होता है नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट, जो कि
स्टिमुलस के द्वारा इन्फ्लुएंस नहीं होता है। नॉन डायरेक्शन मतलब उसको स्टिमुलस कहाँ है उससे फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, स्टिमुलस आया वो अपने अनुसार जैसे रिस्पॉन्स देना है वैसे वो रिस्पॉन्स दे देगा। तो इस तरीके से तो ये स्टिमुलस की वजह से ये मूवमेंट जो है इन्फ्लुएंस नहीं होता है, तब उसको बोलते हैं नास्टिक मूवमेंट। और स्टिमुलस की वजह से मूवमेंट इन्फ्लुएंस हो रहा है तब उसको बोलते हैं ट्रॉफिक मूवमेंट। और ज्यादातर वहां पे क्या देखा जाता है ट्रॉफिक मूवमेंट में कि या तो जो प्लांट है वो या तो स्टिमुलस की तरफ जाएगा या स्टिमुलस से दूर जाएगा। दो ही तरीके से रिस्पॉन्स होता है, या तो स्टिमुलस की तरफ जा रहा है या तो स्टिमुलस से दूर जा रहा है। तो ट्रॉफिक मूवमेंट में आपको ज्यादातर ये ग्रोथ होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन नास्टिक मूवमेंट की बात करें तो नास्टिक मूवमेंट हमें ज्यादातर ग्रोथ वगैरह नहीं दिखाई देता, बस प्लांट के रैंडम मूवमेंट्स होते हैं, मोशंस होते हैं। तो ये चीज हो गया। तो ये दो तरह का जो है मूवमेंट है, एक है ट्रॉफिक एक है नास्टिक। आइए इसी के बारे में देखते हैं। भाई अब डिस्कस करते हैं ट्रॉफिक और नास्टिक मूवमेंट को, आखिर ये क्या होता है। तो मेनली क्या है, ट्रॉफिक और नास्टिक मूवमेंट की बात करें तो प्लांट्स के द्वारा किसी भी स्टिमुलस की वजह से जो रिस्पांस शो किया जाता है ये दो तरीके का हो सकता है। तो ये रिस्पांस दो तरीके का, एक हो गया ट्रॉफिक एक हो गया नास्टिक। ट्रॉफिक मूवमेंट क्या हो जाता है, तो ट्रॉफिक मूवमेंट्स वैसे मूवमेंट होते हैं जो स्टिमुलस के डायरेक्शन की वजह से इन्फ्लुएंस होते हैं, जिनका मूवमेंट जो है वो स्टिमुलस के द्वारा निर्धारित किया जाता है, तो उसको ट्रॉफिक मूवमेंट। तो ट्रॉफिक मूवमेंट्स क्या होता है, ट्रॉफिक मूवमेंट्स की बात करें तो ये डायरेक्शनल मूवमेंट्स होते हैं, मतलब ये इनका जो मूवमेंट है जिस दिशा में ये मूव करेंगे वो इन्फ्लुएंस होता है बाय द स्टिमुलस, स्टिमुलस की वजह से, या तो वो स्टिमुलस की तरफ जाएंगे या तो ये स्टिमुलस से दूर जाएंगे। तो ये चीज, तो ये स्टिमुलस के द्वारा जो है निर्धारित किया, इसलिए इसको डायरेक्शनल मूवमेंट बोलते हैं। तो ये चीज हो गया। वही नास्टिक मूवमेंट की बात करें तो नास्टिक मूवमेंट क्या होता है, नॉन डायरेक्शनल। नॉन डायरेक्शनल का मतलब हो गया कि इनका जो मूवमेंट है ना वो स्टिमुलस के द्वारा निर्धारित नहीं किया जा रहा है, वो अपने मर्जी से रैंडम जिधर मूव करना है उधर मूव कर रहे हैं। तो नास्टिक मूवमेंट में स्टिमुलस के द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता है डायरेक्शन का, मूवमेंट का डायरेक्शन, लेकिन ट्रॉफिक मूवमेंट में वो इन्फ्लुएंस किया जाता है। जैसे कि ट्रॉफिक मूवमेंट्स की बात करें तो इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जिसमें एक हो गया फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म में क्या हो जाता है, फोटोट्रॉपिज्म की बात करें तो इसमें क्या हुआ, फोटो का मतलब होता है लाइट। तो लाइट के चलते जो डायरेक्शनल ग्रोथ मूवमेंट होगा, लाइट के चलते जो मूवमेंट होगा इसको कहेंगे फोटोट्रॉपिक। तो यहां पर क्या हो रहा है, फोटोट्रॉपिज्म की बात करें तो ये क्या है, ये डायरेक्शनल मूवमेंट है, इन प्लांट ड्यू टू सनलाइट, डायरेक्शनल मूवमेंट इन प्लांट ड्यू टू सनलाइट। तो इसको बोलेंगे मेनली फोटोट्रॉपिज्म। जैसे कि अगर मान लो यहां पर सूरज है, ये है स्टेम, तना है ये। अब होता क्या है, जो स्टेम्स होते हैं उनके टिप पर ऊपर की तरफ पाया जाता है एक ग्रोथ रेगुलेटर जिसको हम कहते हैं ऑक्सिन। ये जो ऑक्सिन होता है ये शेड लविंग है, शेड मतलब ये ज्यादा छाये में रहता है, सूरज से ये दूर भागने की कोशिश करता है। तो होगा क्या, होता ये है कि ऑक्सिन जो है ना, सूरज इस साइड है तो ये ऑक्सिन एक तरफ शिफ्ट हो जाता है, एक साइड ये ऑक्सिन जो है शिफ्ट हो जाते हैं। तो जब एक तरफ शिफ्ट हो गए तो जिस साइड ये ज्यादा हो जाएंगे उस साइड जो है ग्रोथ ज्यादा हो जाएगा, दूसरी साइड जिस साइड ऑक्सीजन की मात्रा कम है उस साइड ग्रोथ कम होगा। तो कुल मिला के बात क्या है, एक साइड से प्लांट ज्यादा बढ़ गया, दूसरी तरफ से प्लांट जो है का ग्रोथ जो है वो कम हुआ है। तो एक साइड से ज्यादा एक साइड कम, जिसकी वजह से प्लांट जो है वो मुड़ जाएगा किसकी तरफ, सूरज की तरफ। तो यहाँ पर जो स्टेम है वो किधर जा रहा है, वो सनलाइट की ओर मूव करता है। तो स्टेम शो करता है पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म का मतलब क्या हुआ, स्टेम का जो मूवमेंट है वो लाइट की तरफ है। तो जब प्लांट का मूवमेंट टुवर्ड्स स्टिमुलस होता है तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव। जब प्लांट का मूवमेंट, कोई भी पार्ट का मूवमेंट अगर अवे फ्रॉम द स्टिमुलस है तो इसको बोलेंगे नेगेटिव। तो यहाँ पे स्टेम क्या कर रहा है, तो स्टेम में है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के चलते ग्रोथ होता है, एक तरफ से ज्यादा बढ़ जाएगा, दूसरी तरफ से कम बढ़ेगा, जिसकी वजह से प्लांट जो है वो सूरज की तरफ मुड़ जाता है। तो ये चीज है, तो ये हमेशा ही सनलाइट की तरफ बढ़ेगा। तो स्टेम जो होता है, स्टेम शो करता है पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। और वहीं दूसरी तरफ बात करें रूट्स,
तो रूट्स पे क्या असर पड़ता है? तो जो रूट्स होते हैं वो सनलाइट से दूर नीचे की तरफ ग्रोथ कर रहा है, सनलाइट ऊपर है और रूट्स नीचे भाग रहा है, तो रूट्स हमेशा ही सनलाइट से दूर भागते हैं, तो इसीलिए रूट्स क्या शो करते हैं? रूट्स शो करते हैं नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। तो ये चीज हो गया। तो जो चीज स्टिमुलस की तरफ जा रहा है वो पॉजिटिव शो करेगा और जो चीज स्टिमुलस से दूर जा रहा है वो नेगेटिव शो करता है। तो जो स्टेम होता है वो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म शो करता है, वहीं जो रूट्स होते हैं वो नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म करते हैं। पूछा तो मेनली जो प्लांट होता है वो सन की तरफ क्यों बेंड कर जाता है? तो रीजन क्या हो जाएगा? प्लांट सन की तरफ इसलिए मुड़ जाता है क्योंकि प्लांट के टिप पर एक हार्मोन पाया जाता है जो कि है ऑक्सिन, और ये जो ऑक्सिन है ये शेड लविंग है। सन जिस साइड रहेगा उधर से ये दूर भागेगा, तो ये शेड लविंग है, तो इस साइड ऑक्सीजन ज्यादा एकत्रित हो गया, जिसकी वजह से एक साइड से प्लांट का ग्रोथ ज्यादा हो जाता है और दूसरी तरफ से प्लांट का ग्रोथ जो है वो कम रह जाता है, और इस कारण प्लांट सूरज की तरफ मुड़ जाता है। तो जो स्टेम होते हैं वो सनलाइट की ओर बढ़ते हैं, इसलिए इसको कहते हैं पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, और जो रूट्स होते हैं वो सनलाइट से दूर भाग रहे हैं क्योंकि नीचे की तरफ ग्रोथ कर रहे हैं, तो इनको कहा जाता है नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। इसी में दूसरा जो ट्रॉपिक मूवमेंट है ये हमारा है हाइड्रोट्रॉपिज्म। अब हाइड्रोट्रॉपिज्म क्या हो जाएगा? तो फोटो मतलब होता है लाइट, हाइड्रो मतलब होता है पानी, तो पानी के द्वारा जो मूवमेंट डिसाइड है, पानी भी स्टिमुलस के रूप में जो है कार्य करता है। इसमें क्या होता है? जैसे कि रूट्स, अगर हम रूट्स की बात करें तो रूट्स जो है वो वाटर की तरफ मूव करते हैं, जिस साइड पानी रहेगा रूट्स उस साइड मूव करते हैं, तो रूट शो करेंगे पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म। वहीं स्टेम की बात करें तो स्टेम जो है वो पानी से दूर भागता है, तो वो कहा जाएगा नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म। तो हाइड्रोट्रॉपिज्म हो गया डायरेक्शनल मूवमेंट इन प्लांट ड्यू टू वाटर, तो वाटर के चलते, ठीक है। इसमें अगर स्टेम की बात किया जाए तो स्टेम जो पानी से दूर भागता है तो ये शो करेगा नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म। वहीं अगर बात किया जाए रूट्स को लेकर तो रूट्स जो होते हैं ये शो करेंगे पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म। इसके अलावा जो है ग्रेविटी जो है ये भी कार्य करता है एज अ स्टिमुलस, तो इसको बोलते हैं जियोट्रॉपिज्म। तो जियोट्रॉपिज्म क्या होता है? डायरेक्शनल मूवमेंट इन प्लांट्स ड्यू टू ग्रेविटी। तो ग्रेविटी के कारण जो डायरेक्शनल मूवमेंट आता है प्लांट में उसको कहते हैं जियोट्रॉपिज्म। यहाँ पे क्या होता है? जो रूट्स होते हैं, रूट्स का जो मूवमेंट होता है वो हमेशा ही नीचे की तरफ, ग्रेविटी काम कहाँ करता है? नीचे की तरफ काम करता है, तो रूट्स जो है वो नीचे की ग्रेविटी की दिशा में ही जा रहे हैं, तो इसलिए रूट्स क्या शो करेंगे? रूट्स शो करते हैं पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। वहीं स्टेम जो होता है वो ऊपर की तरफ जाता है, तो ये क्या शो करेगा? स्टेम जो होता है ये शो करेगा नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। अगर मान लो कोई पॉटेड प्लांट है, ठीक है, मटका में जो पौधा रखा हुआ है, तो ये जो पॉटेड प्लांट है अगर इसको हमने क्या कर दिया, इसको जो है इंक्लाइन कर दिया, हॉरिजॉन्टली रख दिया इसको, तो हॉरिजॉन्टल रख देंगे, इस तरीके से लिटा देंगे, तो क्या होगा? ये इधर स्टेम है, ये रूट है, ठीक है, मिट्टी के अंदर रूट्स है, क्या होगा? ग्रोथ कैसे होगा? क्या स्टेम आगे ही बढ़ता जाएगा और रूट्स पीछे जाएंगे या कुछ अन्य तरीके से? तो क्या देखोगे, अगर हमने पौधे को ऐसे लिटा दिया है तो इस केस में जो स्टेम होता है वो ऊपर की तरफ बढ़ने लग जाएगा और जो रूट्स होते हैं वो नीचे की दिशा में जो मुड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनका जो मूवमेंट है वो ग्रेविटी के कारण इन्फ्लुएंस हो रहा है। जो स्टेम होता है वो ग्रेविटी से दूर भागता है, इसलिए ऊपर की तरफ भाग जाएगा, और जो रूट्स होते हैं ये ग्रेविटी की ही दिशा में जाते हैं, तो इसलिए जो है नीचे की तरफ चले जाएंगे। तो ग्रेविटी जब कार्य करता है एज अ स्टिमुलस तो इसको कहते हैं जियोट्रॉपिज्म। जिसके अलावा जो है केमोट्रॉपिज्म। केमोट्रॉपिज्म क्या हो जाता है? केमो मतलब हो गया केमिकल, तो केमोट्रॉपिज्म का मतलब हो जाता है जब स्टिमुलस के कोई केमिकल होगा तो उसको जो है केमोट्रॉपिज्म कहते हैं। केमोट्रॉपिज्म क्या होता है? डायरेक्शनल मूवमेंट इन प्लांट ड्यू टू सम केमिकल। अब ये कहां देखने को मिलेगा? तो जैसे कि प्लांट में उनका रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है? तो प्लांट्स का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर, ठीक है।
फ्लावर की बात करें तो फ्लावर के मेन पार्ट्स क्या हैं, उसमें पेटल्स होता है, पंखुड़ी, सेपल्स होता है, उसके अलावा एंड्रोशियम और उसके अलावा गायनोशियम, स्टेमन और पिस्टिल। तो जो फीमेल पार्ट होता है ये होता है पिस्टिल, जिसका ऊपर वाला जो भाग है इसको स्टिग्मा कहते हैं। फिर जो सुराही की तरह जो भाग गर्दन की तरह पार्ट है उसको स्टाइल कहते हैं, और नीचे जो स्वेलन पार्ट है इसको कहते हैं ओवरी। तो ये हो गया स्टिग्मा, ये हो गया स्टाइल, ओवरी, और ओवरी के अंदर रहता है ओव्यूल। तो ये हो गया। अब जैसे ही यहाँ पर पॉलन गिरता है, पॉलन ग्रेन गिरेगा, जैसे कि देखो क्या, अगर चाइना रोज देखे, अड़हुल का फूल हिबिस्कस, तो उसमें जो ऊपर की तरफ येलो येलो कलर का रहता है दाने दाने की तरह, वो क्या है, वो पॉलन ग्रेन्स है। तो जब इसे पॉलन ग्रेन गिरता है तो क्या होगा, तो पॉलन ग्रेन्स के अंदर सेल्स होते हैं। जैसे ही यहाँ पे गिरेगा तो ऐसा थोड़ी किसी भी फूल का पॉलन किसी भी फूल पे गिरा दोगे तो वो फर्टिलाइज कर जाएगा, वैसा तो होगा नहीं। तो सबसे पहले स्टिग्मा और पॉलन के बीच में एक इंटरैक्शन होता है, इंटरैक्शन बातचीत, तो दोनों के बीच में एक बातचीत होता है। अब ये बातचीत क्या है, ये बातचीत होता है केमिकल के द्वारा। तो दोनों के बीच में जो है सर्टेन केमिकल्स के द्वारा जो है इंटरैक्शन होता है, और अगर ये इंटरैक्शन सक्सेस में रहा, सफल हो गया, तब जाके यहाँ से पॉलन क्या करता है, ये ट्यूब लाइक निर्माण करता है, जिसको हम कहते हैं पॉलन ट्यूब। ये पॉलन ट्यूब धीरे धीरे बढ़ते जाएगा ओव्यूल की तरफ, और इस ट्यूब में क्या होगा, जो अंदर की तरफ जो सेल्स रहते हैं वो इस ट्यूब के द्वारा नीचे जाएंगे ओव्यूल्स तक। क्या हुआ, जब पॉलन गिरा स्टिग्मा पे तो दोनों के बीच में जो है केमिकल इंटरैक्शन होगा, केमिकल के द्वारा बातचीत होगा, और अगर ये बातचीत सफल होता है तब पॉलन बनाता है पॉलन ट्यूब, एक पतला सा पाइप की तरह स्ट्रक्चर। और ये ट्यूब क्या करेगा, पॉलन के अंदर जो सेल है उस सेल को लेके जाता है ओव्यूल तक, ताकि फर्टिलाइज किया जा सके। तो ये कार्य जो है ये करता है। तो यहाँ पर जो रिस्पॉन्स है, पॉलन ट्यूब का जो ग्रोथ हो रहा है, ये किसकी वजह से हो रहा है, पॉलन ट्यूब का ग्रोथ जो है ये केमिकल के चलते हो रहा है। तो ये उदाहरण हो जाता है केमोट्रॉपिज्म का। तो उदाहरण क्या हो गया, जब पॉलन लैंड करता है स्टिग्मा पर तो दोनों के बीच में जो इंटरैक्शन है वो एक केमिकल इंटरैक्शन है, और अगर ये केमिकल इंटरैक्शन सफल होता है तभी जो है पॉलन ट्यूब का निर्माण होगा और आगे की जो फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो हो पाएगी, अन्यथा नहीं हो सकता है। तो ये चीज है। इसके अलावा थिग्मोट्रॉपिज्म, थिग्मोट्रॉपिज्म क्या हो जाता है, थिग्मो मतलब होता है टच, थिग्मोट्रॉपिज्म का मतलब क्या हो गया, टच। थिग्मो शब्द जो होता है ये टच के लिए होता है, तो छूने पे जो रिस्पांस होता है उसको बोलते हैं थिग्मोट्रॉपिज्म। तो ये कुछ ट्रॉपिक मूवमेंट जो प्लांट शो करता है। इसी तरीके से नास्टिक मूवमेंट भी है। नास्टिक मूवमेंट्स की बात करें तो जैसे कि फोटोनास्टिक, और फोटोनास्टिक में क्या हो जाता है, फोटो का मतलब हो गया लाइट, नास्टिक मूवमेंट क्या होता है, नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट्स, वैसे मूवमेंट्स जिसमें स्टिमुलस के द्वारा जो है इसके मूवमेंट को इन्फ्लुएंस नहीं किया जाए, बस स्टिमुलस होगा, प्लांट जैसे चाहे वैसे मूव कर सकता है। तो ये चीज है। तो यहाँ पे नास्टिक मूवमेंट्स भी अलग अलग तरीके के होते हैं। जैसे कि बात किया जाए फोटोनास्टिक, तो फोटोनास्टिक मूवमेंट का क्या मतलब हो जाएगा, फोटोनास्टिक मूवमेंट का मतलब हो जाएगा नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ प्लांट ड्यू टू स्टिमुलस। अच्छा, यहाँ पे स्टिमुलस क्या हो गया, लाइट, ड्यू टू लाइट, नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ प्लांट ड्यू टू लाइट, तो इसको बोलेंगे फोटोनास्टिक। जैसे कि जो सनफ्लावर होता है उसका जो फूल है, सनफ्लावर का जो फूल होता है मेनली वो हमेशा ही सन की तरफ फेस किया होता है, ये फोटोनास्टिक। इसी तरीके से थिग्मोनास्टिक, थिग्मोनास्टिक मूवमेंट का मतलब क्या हो गया, नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ प्लांट ड्यू टू टच। तो टच के चलते जो मूवमेंट होता है उसको बोलते हैं थिग्मोनास्टिक। जैसे कि जब मिमोसा प्यूडिका को टच किया जाता है तो उसके पत्ते हमेशा ही इनवर्ड साइड मूव करेंगे। इससे फर्क नहीं पड़ता कि अगर आप बाहर से छूओगे तो अंदर जाएंगे और अंदर से छू दिया तो वो बाहर जाएंगे, वैसे कुछ नहीं होता है। आप कहीं से उसको टच करो वो हमेशा ही अंदर की तरफ जो है मूव करता है। तो यहाँ पे स्टिमुलस के द्वारा उसका मूवमेंट निर्धारित नहीं किया जा रहा है कि अगर हम अंदर से टच करेंगे तो बाहर की तरफ पत्ता मूव कर जाएगा, वैसा नहीं होने वाला है। आप कहीं से भी उसको टच करोगे वो हमेशा ही अंदर की तरफ जो है
फोल्ड हो जाएगा। तो स्टिमुलस के द्वारा यहाँ पर जो मूवमेंट जब निर्धारित नहीं किया जाता है तो उसको नास्टिक मूवमेंट कहते हैं। थिग्मोनास्टिक, जब वो स्टिमुलस टच होगा तो उसके लिए जो मूवमेंट शो किया, नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट शो किया जा रहा है, उसको थिग्मोनास्टिक कहते हैं। तो टच मी नॉट का जो लीफ मूवमेंट है वो थिग्मोनास्टिक का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो ये कुछ जो है हमारे पास जो है प्लांट मूवमेंट हो गया जो वो देता है ड्यू टू सर्टेन स्टिमुलस। ठीक है, तो ये चीज हो गई। आइए अब देखते हैं प्लांट में ऐसे कौन कौन से हार्मोन्स हैं जो इनके ग्रोथ कंट्रोल को जो है, जो इनके ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं। अब बात करते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के बारे में। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जिनको फाइटो हार्मोन्स भी कहते हैं, फाइटो हार्मोन्स, प्लांट हार्मोन्स। तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की बात करें तो मेनली ये क्या करते हैं, ये वैसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो प्लांट के अंदर प्रोड्यूस होते हैं और ये प्लांट के ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं। उनमें एजिंग को कंट्रोल करते हैं, कब फ्लावर्स होगा, कब फ्रूट प्रोड्यूस होगा, इन सब चीजों को जो मेनली ये लोग जो है कंट्रोल करते हैं, ग्रोथ रेगुलेटर्स। ग्रोथ रेगुलेटर्स को मेनली दो भागों में बांटा गया है, एक वो जो ग्रोथ को प्रमोट करते हैं और एक वो जो ग्रोथ को इनहिबिट, रोकते हैं। तो एक वैसे हार्मोन्स या वैसे केमिकल्स जो प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाने का काम करते हैं उनको बोलते हैं ग्रोथ प्रमोटर्स, और वैसे केमिकल्स जो प्लांट की ग्रोथ को रोकने का कार्य करते हैं, जो उनको बुढ़ापे की तरफ ढकेल रहे हैं, उसको बोलते हैं ग्रोथ इनहिबिटर्स। तो इस तरीके से दो भागों में जो ग्रोथ रेगुलेटर्स को बांटा गया है, ग्रोथ प्रमोटर्स एंड ग्रोथ इनहिबिटर्स। प्रमोटर्स में फिर से तीन केमिकल्स आते हैं, कौन कौन से, एक हो गया ऑक्सिन्स, जिबरेलिन्स और साइटोकाइनेंस। वहीं अगर इनहिबिटर्स की बात करें तो इनहिबिटर्स में दो आते हैं, एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन। ये दोनों क्या करता है, ये दोनों मेनली प्लांट को बुढ़ापे की तरफ ढकेलता है, जैसे कि इथिलीन। इथाइलिन करता क्या है, इथाइलिन जो होता है जब फल पक हो जाता है तो अपने आप अगर तोड़ लोगे तो ठीक है, नहीं तोड़ोगे तो फिर भी कुछ समय बाद वो नीचे गिर जाएगा। तो पकना जो है वो किसके चलते होता है, वो इथाइलिन के चलते होता है। तो ये चीज है, तो ये ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं या फाइटो हार्मोन्स हैं जो प्लांट के ग्रोथ वगैरह को कंट्रोल करते हैं। अब बात करते हैं इन्हीं के बारे में एक एक करके। सबसे पहले ऑक्सिन्स। ऑक्सिन्स क्या करता है, तो ऑक्सिन्स जो था ये पहला हार्मोन था जिसकी डिस्कवरी की गई थी प्लांट में, और ये मेनली प्रोड्यूस कहाँ होता है, तो इसका जो प्रोडक्शन है वो प्लांट के टिप पर होता है, चाहे स्टेम हो चाहे रूट हो, हमेशा टिप पर जो है इसका प्रोडक्शन होता है। और इसलिए क्या करता है, इसका मुख्य भूमिका है प्लांट को बड़ा करने में, ये जो प्लांट के हाइट को बढ़ाने में जो है ये सहयोग देता है ऑक्सिन। उसके अलावा ये बुढ़ापे को रोकता है, पत्ता फल इन सबको जल्दी गिरने नहीं देता है। तो ये एक तरीके से सेनेसेंस या एजिंग को ये डिले करने का कार्य करता है। तो ऑक्सिन्स की बात करें तो पहले प्लांट हार्मोन है ये, और उसके अलावा जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट प्लांट हार्मोन भी है। एक नेचुरल ऑक्सिन है, ऑक्सिन्स नेचुरली पाए जाते हैं और ऑक्सिन्स को आर्टिफिशियली बनाया भी जाता है। तो नेचुरल ऑक्सिन है जिसका नाम है इंडोल 3 एसिटिक एसिड, ये एग्जांपल हो गया ऑक्सिन का। ऑक्सिन जो है ना केमिकल, इसमें बहुत सारे जो है ये पूरा ग्रुप है और इस ग्रुप में अलग अलग आपको जो है नाम वगैरह देखने को मिलेगा। तो इस ग्रुप में एक जो ऑक्सिन है वो है इंडोल 3 एसिटिक एसिड, जिसको IAA कहा जाता है। तो ये चीज है, और ऑक्सिन्स का निर्माण होता कहाँ है, तो ऑक्सिन्स का जो फॉर्मेशन है ये होता है टिप ऑफ द स्टेम एंड रूट पर। तो ज्यादातर जो पौधे के टिप होते हैं उन पे ये बनता है, और ये करता क्या है, ये फ्लावरिंग को बढ़ावा देता है। फैसिलिटेट्स फ्लावरिंग हो तो क्या हो गया, फ्लावरिंग को बढ़ावा दे रहा है, हाइट को बढ़ाने का कार्य करता है, एजिंग प्रिवेंट करता है। उसके अलावा जो है ये फ्रूट्स प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। देखिए फ्रूट्स का निर्माण कब होता है प्लांट में, फ्रूट्स तब बनता है जब पॉलन और ओव्यूल मिलता है और फर्टिलाइज हो जाता है, तो उसके बाद जो ओवरी होता है वही फ्रूट में परिवर्तित हो जाता, बदल जाता है। तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओवरी है ये फ्रूट बन जाता है, और जो ओव्यूल होता है ये सीड बन जाता है। तो यहाँ बात किया जाए तो कुछ फल में क्या किया जाता है, बिना फर्टिलाइजेशन के ही जो है उसमें फल का निर्माण करवाया जाता है। तो अगर प्लांट में बिना फर्टिलाइजेशन के ये फ्रूट का निर्माण हो रहा है तो इसको कहते हैं हम लोग पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, पार्थेनोजेनेसिस में लिखा जाता है। ठीक है, तो ये चीज है। तो यहाँ पर ऑक्सिन्स की बात करें तो ऑक्सिन क्या करता है, ऑक्सिन जो है ये फ्रूट का निर्माण करता है बिना फर्टिलाइजेशन के, और इसको कहा जाता है पार्थेनोकार्पिक।
पार्थेनोकार्पी क्या है? पार्थेनोकार्पी वो प्रोसेस है जिसके द्वारा प्लांट्स में फ्रूट का निर्माण हो रहा है बिना फर्टिलाइजेशन के। नॉर्मली फ्रूट बनता है फर्टिलाइजेशन के द्वारा, लेकिन पार्थेनोकार्पी में फ्रूट को बनाया जाता है बिना फर्टिलाइजेशन के। जैसे कि बनाना में मेनली जो है सीड्स उतने पाए नहीं जाते हैं, तो बनाना में ज्यादातर जो है पार्थेनोकार्पी की मदद से जो है फ्रूट का निर्माण करवाया जा रहा है। तो ये हो गया मेनली जो है ऑक्सीजन का फंक्शंस। जिबरेलिस की बात करें तो जिबरेलिस जो है ये भी मेनली हाइट को बढ़ाने का ही काम करता है। ये ज्यादा प्लांट्स को ज्यादा लंबा करने के लिए जिम्मेदार होता है। ये भी बुढ़ापे को रोकता है और फ्रूट्स वगैरह को बढ़ावा देने में सहयोग करता है। तो जिबरेलिस क्या कर रहा है? अब बात करते हैं गिबरेलिंस के बारे में। तो गिबरेलिंस करता क्या है? तो गिबरेलिंस की बात करें तो जो पहला गिबरेलिंस डिस्कवर्ड हुआ था वो था गिबरेलिक एसिड। ये जो गिबरेलिक एसिड है, तो नाम से पता चला कि गिबरेलिंस का नेचर क्या होगा, तो ये ज्यादातर एसिडिक नेचर के होते हैं और बहुत सारे जो लगभग 100 से भी ज्यादा गिबरेलिक एसिड अब तक डिस्कवर किए जा चुके हैं। तो गिबरेलिक एसिड को रिप्रेजेंट किया जाता है जैसे GA1, GA2 इस तरीके से अलग अलग नाम बना के क्या किया, गिबरेलिक एसिड 1, गिबरेलिक एसिड 2, तो इस तरीके से जो इनको जो है अलग अलग नाम दिया गया है। अब इनका काम क्या है? तो ये करते क्या है, जो फल होता है, जो प्लांट्स होते हैं, उनमें बुढ़ापे को रोकते हैं। सेनेसेंस होता है बुढ़ापा एक तरीके से, तो जल्दी बुढ़ापा नहीं आने देते हैं प्लांट्स में। उसके अलावा जो सीड होता है या जो बर्ड होता है, तो मेनली सीड को अगर हम ऐसे डब्बा वगैरह में रख रहे हैं तो क्या वो नया प्लांट देता है? नहीं। वही उस सीड को क्या करो, अच्छे से भिगो के आप जो है किसी कपड़े में बांध के रखो, तो देखो उसमें जो है स्प्राउटिंग मतलब क्या होता है कि वो जर्मिनेट होना शुरू कर जाता है, सफेद सफेद करके वहां से जो बाहर निकलने लगता है। जब हम उसको मिट्टी वगैरह में डाल देते हैं तो एक नए प्लांट का रूप ले लेगा। तो सीड जो होता है वो एक तरीके का प्लांट का इनएक्टिव रूप है। इनएक्टिव मतलब क्या हो गया, जब उसको प्रॉपर कंडीशन वगैरह मिलेगा तब वो जर्मिनेट कर जाएगा। तो सीड इनएक्टिव रूप है, तो इसी को बोलते हैं डोरमेंट। तो सीड मेनली डोरमेंट रहता है। तो जब इसको सॉइल वगैरह में डालते हैं, उसको मिट्टी मिल रहा है, पानी मिलेगा, एयर मिलेगा, तो उस केस में क्या होगा, वो जो इनएक्टिव स्टेट है, वो डोरमेंसी है, उस इनएक्टिव स्टेट को तोड़कर वो बाहर आता है और इस तरीके से सीड से नया पौधा जो है मिलता है। तो ये हो गया। तो ये सीड डोरमेंसी या बर्ड डोरमेंसी को ब्रेक करता है। बर्ड डोरमेंसी, तो बर्ड डोरमेंसी को जो है ब्रेक करता है, प्लांट की हाइट को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है। उसके अलावा जो है जो फलों को इलोंगेट करना, फल को बड़ा करना, तो फलों को बड़ा करने के लिए भी जो मेनली जिबरेलिन एसिड जिम्मेदार होता है। अब बात करते हैं साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन की बात करें तो इनका मुख्य काम क्या होता है, तो इनका मुख्य काम होता है सेल डिवीजन को बढ़ावा देना। ये ज्यादातर सेल डिवीजन जिस सेल में हो रहा होगा वहां पर क्या पाया जाएगा, वहां पर साइटोकाइनिन पाया जाएगा। तो प्लांट में सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो प्लांट में सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है साइटोकाइनिन्स। अब ये करते क्या है मेनली, तो इनकी बात की जाए तो ये नए नए पत्ते बनाते हैं, उनके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है उसका डेवलपमेंट करवा रहे हैं, शूट इलोंगेशन में सहयोग दे रहे हैं, शूट के ग्रोथ करवाने में, तो इन सब में ये सहयोग देते हैं। उसके अलावा ये भी सीड और बर्ड के डोरमेंसी को ब्रेक करते हैं। डोरमेंसी इनएक्टिव स्टेट, मतलब जो सीड होता है वो इनएक्टिव होता है, जब उसको प्रॉपर कंडीशन मिलेगा तब वो एक्टिवेट हो जाएगा और नए पौधे का रूप ले लेगा। तो ये भी जो सीड की डोरमेंसी को ब्रेक करने में सहयोग देते हैं। उसके अलावा प्लांट में जो लैटरल बर्ड होता है उसको ग्रोथ करवाने में सहयोग देते हैं। अब लैटरल बर्ड्स का मतलब क्या हो गया, जैसे देखो अगर स्टेम है तो अगर इसमें सीधे सीधे ऊपर की तरफ बर्ड आ जाए, कली आ जाए, तो उसको टर्मिनेट बोल देंगे कि वो अब खत्म हो चुका है। और लैटरल बर्ड्स मतलब होता है साइड से, लैटरल बर्ड्स का मतलब हो गया अगर साइड से निकल के आ रहा है बर्ड तो उसको लैटरल बर्ड्स होते हैं। तो साइटोकाइनिन जो लैटरल बर्ड्स को बढ़ावा देता है, ये जो है टिश्यू कल्चर में भी उपयोग किया जाता है। टिश्यू कल्चर क्या होता है, टिश्यू कल्चर एक ऐसी टेक्निक होती है जहां पे प्लांट के किसी सेल या थोड़े से टिश्यू को लेकर हम नया प्लांट बनाते हैं। सीड वगैरह की मदद से नहीं बना रहे हैं, बल्कि प्लांट के किसी सेल या टिश्यू की मदद से हम नया प्लांट बनाते हैं। अब वो जो सेल लेंगे या टिश्यू लेंगे तो उसको क्या करेंगे, उसको एक मीडियम में ग्रो करवाएंगे। तो मीडियम में ज्यादातर क्या यूज किया जाता है, तो मीडियम में ज्यादातर ऑक्सिन्स और साइटोकाइनिन्स एक रेशियो में लेकर यूज किया जाता है, क्योंकि साइटोकाइनिन सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। तो टिश्यू कल्चर एक ऐसा टेक्निक है जिसमें हम नया प्लांट प्रोड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ सेल या टिश्यू, इसको टिश्यू कल्चर कहते हैं। तो जो साइटोकाइनिन है टिश्यू कल्चर में भी एक इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है नए प्लांट्स को बनाने में। तो ये चीज है। उसके अलावा ये जो है फ्लावर को लंबे समय तक जो फ्रेश रखता है, उनको जो है मुरझाने नहीं देता है। तो ये जो तीन हो गए मेनली के हमारे पास, ये तीनों प्रमोटर्स हैं।
अब बात करते हैं एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन को लेकर, ये क्या करता है। तो एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन की बात करें तो एब्सिसिक एसिड जो है वो सेनेसेंस को बढ़ावा देता है, वो पत्तों को टूटने को बढ़ावा देता है, तो इन सब चीजों को बढ़ाते हैं। एक तरीके से वो सब जो हैं इनहिबिट करते हैं ग्रोथ को। तो देखते हैं जरा एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन के फंक्शंस। अब बात करते हैं एब्सिसिक एसिड को लेकर। तो एब्सिसिक एसिड जो होता है ये गिबरेलिक एसिड का एकदम उल्टा काम करता है, विपरीत काम करता है, इसलिए इसको बोलते हैं एंटागोनिस्टिक टू दी गिबरेलिक एसिड। एंटागोनिस्टिक मतलब एकदम विपरीत, दुश्मन की तरह जो है काम करता है। एब्सिसिक एसिड बात करें तो इसकी डिस्कवरी हुई थी 1960 के दशक के दौरान। स्मॉल एस का मतलब 1960s, एस का मतलब 1960 का पूरा दशक, 1960 से लेकर 69 तक जो है ये। इसके अलावा जो ये कहाँ बन रहा है, तो ये बनता है स्टेम में, लीव्स में, फ्रूट्स में, सीड्स में, इन सभी जगहों जो है इसका निर्माण होता है प्लांट के अंदर। और ये गिबरेलिक एसिड का उल्टा विपरीत दुश्मन की तरह जो है कार्य करता है, और इसको स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं, प्लांट स्ट्रेस हार्मोन। क्यों? इसलिए क्योंकि ये प्लांट में विभिन्न तरह के स्ट्रेस से लड़ने में सहयोग देता है। अब स्ट्रेस क्या मतलब हुआ, बाहरी मौसम का स्ट्रेस हो गया या फिर जो है प्रेशर का स्ट्रेस हो गया, तो ये सारे स्ट्रेस को झेलने में जो है ये एब्सिसिक एसिड जो है सहयोग देता है। इसका काम क्या है, तो ये मेनली जो है प्लांट को मैच्योर करता है, साथ ही साथ जो है उनके डेवलपमेंट को बढ़ावा देता है, उनको जो है ज्यादा तेजी के साथ मैच्योरेशन की तरफ ले जाएगा। तो ये जो है मेनली सीड्स वगैरह को मैच्योर बनाता है, उनके डेवलपमेंट में सहयोग देता है। उसके अलावा जो स्टोमेटा का क्लोजिंग होता है ये इसके चलते इसको भी जो है स्टिमुलेट करता है, जो मेनली जो है ना ये क्लोजिंग में भी हेल्प करता है। नॉर्मली स्टोमेटा का ओपनिंग और क्लोजिंग जो होता है ये वाटर के मूवमेंट के द्वारा होता है। अगर स्टोमेटा के जो गार्ड सेल्स होते हैं उनके अंदर वाटर चला जाता है तो गार्ड सेल्स स्वेल अप हो जाएंगे, और जिनके चलते स्टोमेटल ओपनिंग जो है वो खुल जाता है, स्टोमेटल पोर जो खुल जाता है। लेकिन जैसे ही गार्ड सेल्स वाटर लॉस करते हैं तो मेनली वो जो श्रिंक कर जाएंगे गार्ड सेल्स, और उसकी वजह से स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा। स्टोमेटा होता है कैसे है, नॉर्मली इस तरीके से किडनी की तरह जो इसके गार्ड सेल्स होते हैं, तो इन गार्ड सेल्स में अगर पानी चला जाता है तो ये स्वेल कर जाएंगे, और ये है स्टोमेटा। तो ये जो स्टोमेटल पोर्स होते हैं वो खुल जाएंगे, तो ये चीज है। लेकिन जैसे ही गार्ड सेल ने वाटर लॉस कर दिया तो स्टोमेटल श्रिंक कर जाते हैं। तो इसमें भी जो एक अहम भूमिका निभाई जाती है वो है क्लोजिंग में जो है एब्सिसिक एसिड का। तो एब्सिसिक एसिड जो है स्टोमेटल क्लोजिंग में भी जो है एक इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है। उसके अलावा जो है ये प्लांट के मेटाबॉलिज्म को रोक देता है। अब मेटाबॉलिज्म क्या हो गया, एक तरीके से मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है प्लांट्स के अंदर जितने भी रिएक्शंस वगैरह चल रहे हैं जो एसेंशियल है उसको जीवित रखने के लिए, उन सारे मेटाबॉलिज्म पे ही असर डालता है, उनको रोकने की कोशिश कर रहा है। तो एक तरीके से प्लांट में जो है उनको एजिंग करवा रहा है, उनको बुढ़ापे की तरफ ले जाने में ये सहयोग देता है। और ये जो है सीड डोरमेंसी को प्रमोट करता है। मतलब क्या हुआ, सीड्स जो है उनको डोरमेंट बनाए रखो, इनएक्टिव बनाए रखो, उनको एक्टिव ही नहीं होने देगा। इसी का उल्टा था गिबरेलिक एसिड, उसने सीड डोरमेंसी को ब्रेक किया था, मतलब सीड्स को एक्टिव कर देता है। तो ये चीज है। आखिरी जो हमारे पास प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है वो इथाइलिन। इथाइलिन होता क्या है, केमिकली ये गैस है मेनली CH2 डबल बॉन्ड CH2। जैसे कि आप पढ़ोगे कार्बनिक कंपाउंड्स में तो वहां पे क्या देखोगे, कार्बन कार्बन के पीछे अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसको अल्केन कहते हैं, कार्बन कार्बन के पीछे अगर डबल बॉन्ड है तो अल्कीन, और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो अल्काइंस कहते हैं। तो ये एक तरीके से अल्कीन है CH2 डबल बॉन्ड के द्वारा। और ये गैसियस है, ये अकेला जो मेनली जो है गैसियस प्लांट रेगुलेटर है। ये दोनों की तरह काम करता है, ये इनहिबिटर की तरह भी काम करता है और ये प्रमोटर की तरह भी काम करता है। जैसे कि जो पोटैटो ट्यूबर होते हैं, आलू, तो आलू में से देखो क्या कि जहां जहां गड्ढे होते हैं अगर छोड़ दिया जाए तो उसमें से जो है नए नए पौधे जो है निकलने लगते हैं, ठीक है। तो ये इसको स्प्राउटिंग कहते हैं। तो ये स्प्राउटिंग को प्रमोट करता है, मेनली उन ट्यूबर से नए नए पौधा निकलवा देगा। उसके अलावा ये फल को पकाने में जो अहम भूमिका निभाता है, जो फल वगैरह जो पक जाता है उसको पकाने में जो है ये अहम भूमिका निभाता है, और इस तरीके से ये एजिंग को प्रमोट करता है। तो इथाइलिन जो है दोनों की तरह काम करता है, ये एजिंग की तरह भी काम करता है और ये जो है मेनली ग्रोथ को प्रमोट भी करता है, ये दोनों ही है। फैसिलिटेट्स सेंसेंस, सेंसेस मतलब होता है वही एजिंग, ठीक है। ये जो है पोटैटो ट्यूबर में स्प्राउटिंग करवाता है, मतलब क्या, जो आलू है जहां जहां गड्ढा होता है उसको आई बोलते हैं।
तो उन आई में से जो है नया पौधा निकलता है, तो इसको स्प्राउटिंग कहा जा रहा है बेसिकली। और ये जो है रूट हेयर ग्रोथ को भी प्रमोट करता है। जो रूट्स होते हैं उनमें जो छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर का काम क्या होता है, तो इनका काम होता है सरफेस एरिया को बढ़ाना, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है वाटर मिनरल्स को ये एब्जॉर्ब कर सके। तो रूट हेयर सरफेस एरिया बढ़ाता है ताकि वाटर वगैरह मिनरल्स वगैरह जो है ये एब्जॉर्ब हो सके। तो इस तरीके से प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो है प्लांट के ग्रोथ, डेवलपमेंट, मैचुरेशन, इन सभी चीजों को जो है कंट्रोल करता है। तो ये पूरा जो प्रक्रिया है, किस तरीके से प्लांट रिस्पॉन्स देता है, ग्रोथ कंट्रोल करता है, इसके बारे में देखा। इसी के साथ जो है ये चैप्टर समाप्त होता है। मिलते हैं अब अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद।